स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, जिसमें हमने पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में उनका सामान्य परिचय और नामकरण डिस्कस किया था। एल्डिहाइड और कीटोन को संयुक्त रूप से हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बोनिल समूह CO समूह की उपस्थिति होती है। अभी इसी कार्बोनिल समूह की आज जो हम बात डिस्कस करेंगे, इसी कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ध्रुवीय प्रकृति, कार्बोनिल समूह जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति रखता है, पोलर नेचर रखता है। क्यों, ऐसा क्यों? तो सबसे पहली बात करें हम कार्बोनिल समूह की, तो कार्बोनिल समूह होता है CO समूह। CO समूह कार्बोनिल समूह है। अब C की बात करें हम तो C आता है आवर्त सारणी में 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे आता है तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। अब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अतः इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्य कोश का फ्री नहीं है। वहीं हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आता है आवर्त सारणी में 8 नंबर पे। तो इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया। तो बॉन्ड बनाने में कितने चले गए? 2, बाकी बचे 4। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके फ्री पड़े हैं। सबसे पहली बात तो हमें इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। अगर कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति की बात आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन लगाते हुए हमें काम करना है, क्योंकि इसी ध्रुवीय प्रकृति के अंदर ही आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग करेंगे कि कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं वो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। हालांकि वो चैप्टर टॉपिक जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड है। उससे पहले कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियां आती हैं, लेकिन बनाने की विधियों से पहले जब हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय प्रकृति की, तो यहीं आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि कार्बोनिल यौगिक क्यों नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। और फिर कल हम बनाने की विधियों को लेकर चलेंगे। आज उसकी क्रिया विधि जो है मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो। जब हम ध्रुवीय प्रकृति पढ़ रहे हैं तो उसको भी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो कार्बोनिल समूह यानी CO समूह। अब C में देखें हम तो C ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और चौथा पाई है। डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा और 1 पाई है। तो कार्बन यहाँ 3 सिग्मा बंध बना रहा है। तो जब कार्बन 3 सिग्मा बंध बना रहा है तो जो कार्बन का संकरण है वो है sp2। अगर कार्बन के 4 सिग्मा बंध होते हैं तो sp3 संकरण होता है, 3 सिग्मा बंध होते हैं तो sp2 संकरण होता है, और 2 सिग्मा बंध होते हैं तो sp संकरण होता है। तो यहाँ कार्बन का संकरण है sp2। अब जब sp2 संकरण को आप देखो 2p कक्षक संकरण में जा चुके हैं। तो अब देखें हम तो कार्बन ने 3 सिग्मा बंध बनाए हैं। 3 सिग्मा बंध, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो इसका संकरण क्या हो गया? sp2 का मतलब है कि 2p कक्षक संकरण में भाग ले गए। जब संकरण sp2 है तो इसका मतलब 2p कक्षक संकरण में भाग ले गए, और तीसरा p कक्षक जो है वो असंकृत है। अब असंकृत p कक्षक मैं यहां दिखा रहा हूं। और p कक्षक क्या करती होती है? डंबलाकार। तो ये तीसरा असंकृत p कक्षक मैंने यहां दिखाया है। क्लियर? ऐसे ही O के पास भी असंकृत p कक्षक पड़ा है। असंकृत p कक्षक पड़ा है। अब ये p कक्षक और ये p कक्षक एक दूसरे के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे तो PP समपार्श्वीय या PP पार्श्वीय अतिव्यापन यहाँ होता है,
पाई बंध का निर्माण होता है। तो पाई बंध का निर्माण कैसे हुआ? PP पार्श्वीय अतिव्यापन से। तो अब देखिए क्या हुआ, C ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, वो तो एज इट इज पड़े हैं। अब ये P कक्षक की पालियां इस P कक्षक की पालियों से अतिव्यापन कर गई और पाई बंध का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार 3 सिग्मा और 1 पाई बना है। और पाई बंध का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु का संकरण है sp2 और कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बंध है वो PP समपार्श्वीय अतिव्यापन से बना है। अब यहाँ जो अतिव्यापित भाग होता है इसको हटा दिया जाता है, इसलिए ये पाई बंध जो है वो यूं दिखाया जाता है हमारी बुक्स के अंदर। तो ये पाई बंध हमारी बुक्स में ऐसे दिखाया जाता है, ये पाई बंध बना है। तो ये पाई बंध बना है PP समपार्श्वीय अतिव्यापन से। अब C और O में से विद्युत ऋणता ज़्यादा है O की, C और O में से विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? O की। तो जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, अब C और O में से O की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, अतः जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हैं उसका अधिकतम भाग O की ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो जो हमने पाई बंध दिखाया है इसका ज़्यादातर भाग पहले तो इक्वल दिखाया है, अब O की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इसका ज़्यादातर भाग हम O की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन O की ओर स्थानांतरित कर दिए पाई बंध के, जिससे O पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और C पर आंशिक धनावेश आ जाता है। O पर आंशिक ऋणावेश और C पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति रखता है, जिसका कारण है कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर। कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। अतः पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति रखता है। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु का संकरण sp2 पाई बंध का निर्माण PP पार्श्वीय अतिव्यापन के कारण विद्युत ऋणता ज़्यादा है किसकी? O की। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए किसकी ओर? O की ओर, जिससे O पर ऋणावेश और C पर धनावेश आ गया। अतः कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति रखता है। अब इसी ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। हालांकि फिर बता दूं आपको ये रासायनिक अभिक्रियाओं का पार्ट है, ये पार्ट जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का है। अभी हम लोग पहले बनाने की विधियां डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ध्रुवीय प्रकृति की बात चल रही है तो ध्रुवीय प्रकृति से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है वो, इसलिए पहले मैं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि क्यों कार्बोनिल यौगिक नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्लियर करें। अब हम चलते हैं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया की ओर। तो देखें क्या है नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो अब हम बात कर रहे हैं नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया की कि क्या है नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, क्यों दर्शाते हैं कार्बोनिल यौगिक नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। हालांकि फिर बता दूं आपको ये रासायनिक अभिक्रियाओं से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्रुवीय प्रकृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसको मैं यहीं क्लियर कर रहा हूँ। फिर आगे जब रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तब इसका नाम वापिस आएगा एक बार, लेकिन तब मैं मैकेनिज्म इसकी नहीं क्लियर करूँगा, क्योंकि मैकेनिज्म मैं यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। अब कार्बोनिल समूह क्या है? CO समूह। अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ O के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए किसकी ओर? ऑक्सीजन की ओर। अब आप देखिए ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री थे, वो दिखा दिए अपने। अब एक बंध में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, और वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे ऑक्सीजन की ओर। तो उस पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्सीजन पर दिखा दिए हैं। अतः ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। तो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण
ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋण आवेश आ जाता है और कार्बन परमाणु पर धन आवेश आ जाता है। अब यदि किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है E प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास पड़े? ऑक्सीजन के पास, तो वो ऑक्सीजन पर आक्रमण करेगा। वो ऑक्सीजन पर, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो ऑक्सीजन के पास आएगा। और यदि कोई नाभिक स्नेही है, Nu- है, नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल है, Nu- से डिनोट किया जाता है, तो वो कार्बन पर आक्रमण करेगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन पर आक्रमण करता है और नाभिक स्नेही कार्बन पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण दोनों का ही होना है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी और नाभिक स्नेही का भी। जब पूरी अभिक्रिया की हम बात करें तो आक्रमण दोनों का ही होना है, नाभिक स्नेही का भी और इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी। लेकिन यदि पहला आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही का हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और वहीं अगर पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का हो जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो योग दोनों का ही होना है, जुड़ना दोनों नहीं है, नाभिक स्नेही ने भी और इलेक्ट्रॉन स्नेही ने भी। लेकिन दोनों में से जो पहले जुड़ेगा उसके आधार पर हम लोग नाम दे देते हैं इसका। तो यहाँ पहला योग नाभिक स्नेही का होता है, यहाँ पहला योग किसका होता है? नाभिक स्नेही का। इसलिए इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि पहला योग नाभिक स्नेही का ही क्यों होता है? पहला योग नाभिक स्नेही का होता है तो वो क्यों होता है, उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं अब यहाँ। तो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युतहीनता अधिक होने के कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर धनावेश और अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण ऑक्सीजन परमाणु पर और नाभिक स्नेही का आक्रमण कार्बन परमाणु पर होता है, परंतु यहाँ पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हमने देखना है कि पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का ही क्यों होता है। तो अब आप देखें तो ये जो ऑक्सीजन है, हर बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन के हमने टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, 2 4 2 6 और 2 इस बंध में पड़े हैं, तो कितने हो गए? 8। तो ऑक्सीजन परमाणु जो है वो अष्टक युक्त है। क्लियर? अष्टक युक्त है। और अष्टक का नियम कहता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्याप्त स्थायी होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु स्थायी है और जो स्थायी होता है वो कम क्रियाशील हो जाएगा, क्योंकि वो स्थायी है तो वो क्रिया नहीं करना चाहेगा। और जो अस्थायी होता है क्रिया वही करता है। आप लोग देखते हैं जो सेठ होता है ना वो स्थायी होता है तो वो काम नहीं करता, क्रिया नहीं करता। काम कौन करता है? मजदूर करता है, क्योंकि मजदूर क्या है? अस्थायी है तो वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्लियर? जो अस्थायी होता है वही ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा है तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्थायी है तो ये कम क्रियाशील है। और वहीं कार्बन को देखें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 6। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो षष्टक युक्त हैं। षष्टक युक्त है तो मतलब ये अस्थायी है तो मतलब ये अधिक क्रियाशील है। तो यहाँ कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु पर धनावेश आया है, ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश आया है। और धनावेशित कार्बन की क्रियाशीलता ऋणावेशित ऑक्सीजन की क्रियाशीलता से अधिक है। क्यों? क्योंकि धनावेशित कार्बन के इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त और ऋणावेशित ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त हैं। अतः इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण पहले यह क्रिया करेगा, ये कार्बन क्रिया करेगा। और कार्बन पर किसका आक्रमण होगा? नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। अतः पहला आक्रमण यहाँ
नाभिक स्नेही का होता है, Nu- का होता है। क्लियर? तो यहाँ कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर जाएगा। तो पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का हुआ है। क्यों हुआ है वो आपके सामने है, क्योंकि यहाँ धनावेशित कार्बन ऋणावेशित ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होता है। क्यों क्रियाशील है वो आपके सामने है, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त हैं। तो पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का हुआ। नाभिक स्नेही का आक्रमण होने के बाद ये जो उत्पाद बना है ये स्थायी बन गया, स्थायी उत्पाद बना, ये स्थायी मध्यवर्ती बना है। क्यों स्थायी होगा? देखो इसमें ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, 2 2 4 2 6 और बंद के 2 8। कार्बन का अष्टक भी पूरा है, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो दोनों का ये अष्टक पूरा हो गया, इसलिए मध्यवर्ती स्थायी हो गया। क्लियर? तो धनावेशित कार्बन अस्थायी था। क्यों था? क्योंकि वो षष्टक युक्त था, इसलिए पहला आक्रमण उस पर हुआ। किसका? नाभिक स्नेही का। और क्योंकि पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का हुआ, इसलिए कार्बोनिल यौगिकों की विलक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। और दूसरा आक्रमण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है। E+ का दूसरा आक्रमण होता है ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्सीजन के पास पड़े हैं। और फिर यौगो उत्पाद प्राप्त होता है। अब ये E ने O पर आक्रमण कर दिया और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बना है यौगो उत्पाद। पूरा उत्पाद फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ बना है यौगो उत्पाद, क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया है तो योग प्लस उत्पाद यौगो उत्पाद से लिखा जाता है इसको। तो ये पूरी प्रोसेस थी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की। एक बार रिपीट कर दे, कार्बोनिल समूह C और O में डबल बॉन्ड है, विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर स्थानांतरित हो गए? ऑक्सीजन की ओर, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हमने, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है वो ज़्यादा स्थायी है, धनावेशित कार्बन कम स्थायी है। अतः यहाँ कार्बन की क्रियाशीलता, धनावेशित कार्बन की क्रियाशीलता ऋणावेशित ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का होता है, जिससे बना मध्यवर्ती स्थायी होता है। और दूसरा आक्रमण इलेक्ट्रॉन स्नेही का होने से उत्पाद बनता है, जैसे HCN का योग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बोनिल समूह में HCN के योग की क्रियाविधि दीजिए। कैसे देंगे? CO वही सिस्टम सेम टू सेम, विद्युत दक्ष की ज़्यादा है O की, तो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन O की ओर शिफ्ट कर देंगे। तो C पर प्लस O पर माइनस। अब पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का यानी CN- का करवाओगे। अब HCN में H पे प्लस है और CN पे माइनस है, तो पहला आक्रमण नाभिक स्नेही का यानी ऋणात्मक समूह का कराना है, CN- का करवाना है C पर। तो C पर आक्रमण कर गया CN, और दूसरा आक्रमण करवाओगे H+ का। दूसरा आक्रमण H+ का करवाओगे जो O पर आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार जो यौगोत्पाद बनता है उसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो जिन्होंने मेरा जैव वाला टॉपिक देखा है तो वहाँ हमने नाम भी लिया है। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि HCN के साथ अभिक्रिया द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि ग्लूकोज HCN से योग करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। तो यहाँ कार्बोनिल यौगिक भी जब HCN से योग करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। क्रियाविधि आपसे पूछेगा CO + HCN की क्रियाविधि दीजिए, तो पहला आक्रमण CN- का करना है, दूसरा आक्रमण H+ का करना है। तो ये ध्यान रखना। तो ये आज का टॉपिक था हमारा ध्रुवीय प्रकृति को लेकर, और इसी ध्रुवीय प्रकृति से जुड़ी हुई नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो मैं आपको आज क्लियर कर चुका हूँ। और कल हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों की। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों के साथ। धन्यवाद।